बिहार बंद और भारत बंद, आज ये दोनों ही मुद्दे चर्चा का विषय रहे, तो आज के शो में इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था। वहां पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए। आयोग के फैसले को महाराष्ट्र चुनाव से क्यों जोड़ा गया और चुनाव आयोग की ओर से क्या स्पष्टीकरण आया, सारे ब्यौरे देंगे। ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद बिहार के जमीनी हालात क्या हैं। फिर भारत बंद की बात होगी। 10 मजदूर संगठनों ने अपनी 9 मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी। राजस्थान के चुरू में हुए भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान क्रैश की बात भी करेंगे। इस घटना पर जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध है वो आप तक पहुंचाएंगे। बीते कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उनकी वजह क्या रही है, ये भी आपको बताएंगे। अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Bajaj Freedom, Mrs. Bectors and Sensodyne K. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर राजनीति खूब हो रही है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विरोध रैलियों का नेतृत्व किया। कांग्रेस और आरजेडी के अलावा लेफ्ट पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए। वीआईपी और जन अधिकार पार्टी की भी भागीदारी रही। विपक्षी नेताओं ने जोर शोर से केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से इस पर जवाब भी आया, उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले जानते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। दरभंगा, जहानाबाद, भोजपुर समेत कई शहरों में ट्रेन रोकी गई। कई सारे नेशनल हाईवेज जाम किए गए। छपरा में NH-19 पर राजद और कांग्रेसी नेता क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। कई जगहों पर टायर्स जलाए गए, चादर बिछा करके नींद ली गई, भैंस बांधी गई और जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना स्थित बिहार राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और CPI-ML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर के चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास की बैरिकेडिंग पर रोक दिया, जिसके बाद नेताओं ने वहीं से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं की तरह बात कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और RSS जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम हटाने की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जवाब दिया बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने। वो बोले कि ये दोनों राजकुमार हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे।
और ये सड़क पर घूम रहे हैं। हमारे साथी रजत और प्रशांत पटना में ही मौजूद हैं और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस वक्त बिहार की राजधानी पटना के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और बिहार चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा इलेक्शन कमीशन की हो रही है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट और रिवाइज कर लिया जाए। इसका विरोध बिहार के जो विपक्षी दल हैं वो कर रहे हैं और इसी क्रम में 9 जुलाई माने आज के रोज़ बिहार बंद का कॉल दिया गया था। पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ पर आए थे। कांग्रेस से राहुल गांधी थे, आरजेडी से तेजस्वी यादव थे, भाकपा माले से दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी समेत तमाम अन्य नेता भी मौजूद थे। नेताओं का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। वहीं लोगों की नाराज़गी है कि उनके घर से, परिवार से तमाम लोग बिहार के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। अब उनके पास वो दस्तावेज नहीं है जो इलेक्शन कमीशन मांग कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाढ़ प्रभावित एरियाज़ में रहते हैं और जब बाढ़ आई तो वो तमाम दस्तावेज उसमें बह गए जिनकी इलेक्शन कमीशन मांग कर रही है। हमने लोगों से भी बात करी, उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए। एक किस्म बराबर पहचान पत्र के रद्द करके आई कौन पत्र लाएंगे? आधार कार्ड लाएं, भतार कार्ड लाएं, आयुष्मान कार्ड लाएं, शक्ति कार्ड लाएं, वो प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है। अब कौन कार्ड लाने वाला है? आज हम लोग कि ये कोई भी चीज करते हैं, बैंक में करते हैं तो आधार कार्ड का जरूरत होता है, तो फिर ये वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए ये आधार कार्ड का मान क्यों नहीं? सरकार इसका जवाब दे। वो कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट में नाम आ गए उनको हटाने की कोशिश है। तो चुनाव से 2 महीना पहले याद आया है? 1 साल पहले लोकसभा चुनाव था, उस समय क्यों नहीं याद आया? इन सब डेवलपमेंट्स के बीच चुनाव आयोग की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई। पहली प्रतिक्रिया आई आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा के 8 जुलाई के एक्स पोस्ट के जवाब में। इस पोस्ट में झा ने इलेक्शन कमीशन का एक लेटर डाला था। लिखा था कि जो आयोग ने मिलने के लिए 10 जुलाई का समय दिया था लेकिन अब इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा को आयोग से बातचीत के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। आयोग को लालू यादव या उनकी तरफ से ऑथोराइज्ड किए गए तेजस्वी यादव की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। चुनाव आयोग की तरफ से दूसरी प्रतिक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया गया जो कहता है कि भारत के वयस्क नागरिकों के पास मताधिकार है, बस उनके पास नहीं है जो अपना डोमिसाइल प्रूफ नहीं कर पाते या किसी अपराध या भ्रष्ट गतिविधि के चलते दोषी पाए गए हैं। तो ये तो हुए ताज़ा अपडेट्स। अब पूरी कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा थोड़ा सा। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 24 जून 2025 के दिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को 19 पन्नों का एक लेटर भेजा। उसमें लिखी एक लाइन ने सबका ध्यान खींचा। ये लाइन थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR। सरल शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहता है, उसकी समीक्षा करना चाहता है। मतलब हर पोलिंग बूथ पर यह सुनिश्चित करना कि जो वोटर बनने के लायक हैं उनका नाम लिस्ट में आ जाए और जो मानकों पर खरे नहीं उतरते उनका नाम हट जाए। अब ये तो हर बार ही होता है, फिर बवाल क्यों हो रहा है? बात यह है कि बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। नए आदेश के बाद इनमें से 2 करोड़ 93 लाख वोटर्स को अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करवाना होगा। कैसे? उन्हें कुछ दस्तावेज, कुछ स्पेसिफिक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान से जुड़े हुए दस्तावेज। कुछ केसेस में उन्हें अपने माता पिता के जन्म स्थान और जन्मतिथि के दस्तावेज भी देने पड़ेंगे, तभी वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ेगा। यानी बिहार में करीब 37% वोटर्स यानी करीब हर तीसरा वोटर तब तक वोट नहीं डाल पाएगा जब तक ये कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 28 जून से अधिकारियों ने फॉर्म बांटने भी शुरू कर दिए और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 30 सितंबर 2025 तक एक नई वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बीच विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू किए। 6 जुलाई को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया। उसमें लिखा गया कि लोग अभी बस फॉर्म जमा कर दें, जरूरी कागजात बाद में भी जमा कर सकते हैं। विज्ञापन आया तो विपक्ष ने कहा कि उसकी मांगों के सामने चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है, लेकिन फिर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्थिति साफ की। वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, SIR की प्रक्रिया 24 जून वाले आदेश के तहत ही पूरी की जाएगी।
फिलहाल इस मुद्दे पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद जमीनी हालात का जायजा लिया है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स का सार समझ लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए दस्तावेजों को लेकर के ग्रामीण बिहार में कंफ्यूजन की स्थिति है। अब तक लोग समझते आए थे कि आधार कार्ड उनका सबसे बड़ा पहचान पत्र है, लेकिन चुनाव आयोग ने आधार कार्ड से इतर कागजात मांग लिए हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अलावा तथाकथित उच्च जातियों से आने वाले कुछ लोग भी आशंकित हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आशंकित हैं। डर है कि 25 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। बिहार के लोग निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड दिया जा रहा है। करोड़ों आवेदन आने से सरकारी मशीनरी पर अचानक से बोझ बढ़ गया है। इन ग्राउंड रिपोर्ट से इतर अखबारों में कुछ और आलेख भी छपे हैं। मसलन जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रताप भानु मेहता ने 8 जुलाई को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। क्या लिखते हैं वो कि चुनाव आयोग ने अपनी पहचान साबित करने का बोझ नागरिकों पर ही डाल दिया है। इसके चलते लाखों लोगों का मताधिकार छीनने की आशंका पैदा हो गई है। आधार कार्ड से इतर दस्तावेज मांगने से बिहार के गरीबों पर असर पड़ेगा। उनके लिए कागजात जुटाना बहुत मुश्किल है। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी राज्य के बाहर रहती है। उनके लिए घर आकर दस्तावेजों का इंतजाम करना असंभव सा लगता है। चुनाव आयोग के इस फैसले ने सरकारी अधिकारियों को असीमित ताकत दे दी है। प्रताप भानु मेहता अपने आलेख के आखिर में एक सवाल भी पूछते हैं। बिहार के जिन लोगों को चुनाव आयोग वोट देने के काबिल नहीं पाएगा, उनका क्या होगा? क्या उनकी नागरिकता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा? इसी तरह लोकनीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार और रिसर्चर कृषांगी सिन्हा ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 8 जुलाई को एक आर्टिकल लिखा, जिसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। प्रक्रिया को लेकर के भ्रम की स्थिति है। इसकी वजह से आयोग पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन बनाया जाए। बिना इसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की वृहद भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के CEO भुवनेश कुमार का बयान आया। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि आधार कभी भी पहला पहचान पत्र नहीं था। यानी आधार होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पहचान मात्र उससे साबित हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि फेक आधार कार्ड्स पर भी लगाम लगाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। हमारे साथी रजत बिहार में ही मौजूद हैं और प्रशांत भी। इस विषय की गहन पड़ताल वो आपके सामने लेकर के आएंगे। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। बिहार बंद की बात हमने की, अब भारत बंद की बात करते हैं। 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल बुलाई। इनके नाम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। ज्यादातर लेफ्ट पार्टियों से जुड़े इन संगठनों ने दावा किया कि 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल का हिस्सा बने। हड़ताल की वजह मजदूर संगठनों का आरोप है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट परस्त है और उसे देश के गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। ट्रेड यूनियंस की तरफ से कुल 9 मांगे सामने रखी गई, लेकिन केंद्र में रहे 2 बड़े मुद्दे, निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स का विरोध। इन पर बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए कि हड़ताल के दौरान जमीन पर क्या हुआ। 3 राज्यों में ठीक ठाक गतिविधियां देखने को मिली, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई, कई जगहों पर मजदूर संगठनों के सदस्यों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच छोटी मोटी झड़पें हुई। केरल और तमिलनाडु में जगह जगह रैलियां निकाली गई। हड़ताल के चलते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा। मुंबई में हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने बैंक के बाहर नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में LIC कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। ओडिशा में हाईवेज जाम किए गए। सरकारी बसें चलाने वाले भी हड़ताल पर चले गए। रेलवे और टूरिज्म सेक्टर्स को इस हड़ताल से बाहर रखा गया। अब इन मजदूर संगठनों की डिमांड्स पर नजर डाल लेते हैं। नए लेबर कोड्स को हटाया जाए क्योंकि ये कामगारों का शोषण करते हैं। इनके चलते काम के घंटे बढ़ गए हैं, सोशल सिक्योरिटी कम हुई है और यूनियन गतिविधियों पर भी रोक लगी है। लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, इनको तुरंत भरा जाए और युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति महीना किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में जीने लायक पैसे मिल सकें। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, नई योजना असुरक्षित है। 8 घंटे का वर्किंग डे फिक्स किया जाए, 12 घंटे काम करवाना शोषण है। ग्रामीण इलाकों में लागू मनरेगा योजना को शहरी इलाकों में भी लागू किया जाए। सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए।
मजदूर संगठनों की इन मांगों पर अभी तक केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले की हड़तालों को देखें तो सरकार अक्सर इन्हें सीमित प्रभाव वाली बताती रही है। इस बार भी सरकार और यूनियंस के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यूनियंस सरकार की नीतियों को बदलने की मांग कर रही हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब एक दुखद खबर की बात करते हैं जो आई राजस्थान के चुरू से। यहाँ भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में हमने 2 पायलट्स को खो दिया। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट लिख करके इसकी पुष्टि की है। सेना ने बताया कि ये जगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो चुरू जिले के पास हादसे का शिकार हो गया। पायलट्स की पहचान खबर लिखे जाने तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। विमान का मलबा चुरू जिले के रतनगढ़ के भानुदा गांव के खेत में मिला है। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनी, फिर खेतों से आग और धुआं उठते देखा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर प्रशासन के लोग भी पहुंचे। दुर्घटना क्यों हुई इसका सटीक कारण अभी पता नहीं चला है। सेना इसकी जांच में जुटी है, जिसके बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। भारत में बीते 7 महीने में फाइटर जेट से जुड़ा ये 5वां हादसा है। 6 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ा मिराज 2000 विमान शिवपुरी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। 7 मार्च 2025 को हरियाणा के अंबाला में एक जगुआर फाइटर जेट पंचकूला के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया। 7 मार्च 2025 को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरबेस पर एक छोटा कार्गो विमान AN-32 दुर्घटना का शिकार हुआ। पायलट सुरक्षित। 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में एक जगुआर ट्विन सीटर ट्रेनर जेट दुर्घटना का शिकार हुआ। 2 पायलट में से एक की दुखद मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारतीय वायुसेना के 34 विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में संसद में बताया था कि इन 34 विमान हादसों में 20 फाइटर जेट, 7 हेलीकॉप्टर, 6 ट्रेनर विमान और 1 ट्रांसपोर्टर विमान शामिल हैं। रिपोर्ट में इन हादसों के कारणों पर भी बात की गई थी। बताया गया कि इन 34 हादसों में से 19 ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल की वजह से हुए, जबकि 9 हादसों की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। वायुसेना इन दुर्घटनाओं को रोकने में लगातार जुटी हुई है। इंडिया टुडे में छपी शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2005 तक प्रति 10,000 उड़ान घंटों में दुर्घटना दर 0.93 थी। 2017 से 2022 में ये इंप्रूव हुई, ये थोड़ी घट गई, ये 0.27 हो गई और 2020-2024 के बीच में ये और घट करके 0.20 हो गई। बड़ी खबरों के बाद अब सुर्खियों की बारी। गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल ढह जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले के गंभीरा ब्रिज का बड़ा हिस्सा 9 जुलाई को ढह गया। ब्रिज ढहने से 5 गाड़ियां महिसागर नदी में गिर गईं। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टूटे हुए पुल के बीच एक ट्रक खतरनाक तरीके से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ये दुर्घटना कैसे हुई इसकी जांच शुरू हो गई है। गंभीरा पुल 1981 में बनना शुरू हुआ था और 1985 में से जनता के लिए खोल दिया गया था। 40 साल पुराने इस पुल पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 3 महीने पहले 212 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल को मंजूरी दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो नए ब्रिज के डिजाइन और टेंडर का काम शुरू भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश नमीबिया में हैं। वहां की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाहा ने राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल पर बात हुई, कुछ MOUs एक्सचेंज हुए। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर है। इससे पहले 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नामीबिया के दौरे पर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नदैतवाहा के बीच डायमंड, जरूरी खनिजों और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों की यात्रा का हिस्सा है। इनमें घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं।
नामीबिया हीरा, यूरेनियम, तांबा, फॉस्फेट और अन्य खनिजों से समृद्ध देश है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हीरे का भंडार है। ऐसा अनुमान है कि समुद्र के नीचे लगभग 80 मिलियन कैरेट से ज़्यादा हीरा मौजूद है। हालांकि नामीबिया भारत को कच्चा हीरा डायरेक्ट सप्लाई, डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसके बजाय ये लंदन, एंटवर्प और दूसरे वैश्विक व्यापारिक केंद्रों से होते हुए भारतीय तटों तक पहुँचता है। पीएम मोदी की यात्रा हीरे के डायरेक्ट खरीद बिक्री के लिए आधार तैयार करने में मदद कर सकती है। नामीबिया यूरेनियम का भी प्रमुख उत्पादक है, जो भारत के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में मदद कर सकता है। आपको याद होगा कि साल 2022 में नामीबिया से ही 8 चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। तो ललन टॉप शो में आज इतना ही, पर जाते जाते एक सुझाव, एक सलाह हमारी तरफ से। किताब वाला में इस बार हमारे साथ थे लेखक शशांक शेखर सिन्हा। उनकी किताब है कास्टिंग द बुद्धा, उस पर बातचीत हुई है और उसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कई मिथकों पर बात हुई है। बौद्ध धर्म की तंत्र विद्याओं और बौद्ध सन्यासी बनने की प्रक्रिया पर भी बात हुई है। तो ये इंटरव्यू ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।